कमिश्नर खामोश सर थामे बैठा था। साई ने बेड के नीचे पड़े लड़की के दुपट्टे को देखा और उठा लिया। कौन कौन है घर में? एक पाँव उसके घुटने पर रखते मुट्ठी में बाल पकड़कर सर ऊंचा किया। फटे सर से खून बहता कमिश्नर के चेहरे पर गिर रहा था और वो धुंधली आंखों से साहिर आलिम को देखने लगा। कोई नहीं है। अकला कर वो इतना ही कह सका। तो फिर ये दुपट्टा कहाँ से आया? उससे सब्ज कलर का दुपट्टा सामने किया। कमिश्नर ने देखते थूक निकली। भाग गई लड़की। लाया कौन था उसे? सब समझते हुए उससे दूसरा सवाल किया। गार्ड जिसे तुम अभी मार चुके हो वही लाया था, रास्ते से जा रही थी, पर यहाँ आते मेरे इरादे समझकर भाग गई। हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिली, बच गई है तो मुझे माफ़ कर दो। वो रोते हुए बोला। जमान कहाँ है? वो अपनी बात पर आ गया। मुझे घुमाने या टालने की सूरत तुम्हें अपनी ज़िंदगी देनी पड़ेगी कमिश्नर। खंजर उसकी शहरक पर रखते हुए कमिश्नर को साकित बुत बना गया। तुम्हें क्या लगा था बाहर कहोगे अपनी बेटी की बर्थडे पर अमेरिका गए हो तो मैं मान लूँगा? तुम्हारा हाथ नहीं मेरी शहजादी के अगवा की प्लानिंग में। तुम बेहतर जानते हो मुझे। आखिर तुम्हारे एरिया अंडर इतने मर्डर किए हैं और किस तरह किए हैं। अब अगर खुद भी उनमें शामिल करना चाहते हो तो ज़रूर ना बताओ। मैं बताता हूँ 20, पर मुझे प्रोटेक्शन दो जमान से, और सिर्फ तुम मुझे बचा सकोगे, मुझे बचाओगे। वैश्य से सर्द रंगत के साथ उससे कहा। मैं नहीं, तुम्हें तुम्हारे सिपाही बचाएंगे, डोंट वरी। उसके कंधे पर हाथ रखते थपथपाया कि वो झुक गया उसके हाथ की सख्ती पर। डोंट वेस्ट माई टाइम। उसे खामोश देख कर वो धाड़ा। अफगानिस्तान में जलालाबाद, वहीं वहीं गए हैं। कमिश्नर खौफ से चीखते ही बताने लगा और साई ने बुरी तरह खोलकर उसकी आंखों में देखा जो खून से सुर्ख थी। मैं सच कह रहा हूँ, कसम ले लो, अब सिर्फ मुझे बचा लो या जमान को मार आओ प्लीज। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। ऑफ कोर्स, तुम जैसों की हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत है। मुल्क छोड़ो, अगर तुम्हारी अपने डिपार्टमेंट से वफादारी होगी तो ज़रूर तुम्हारी जान बच जाएगी। उससे कहते हंजर को मुंह में दबाया और भूरी चमकती आंखों से उसके चेहरे को देखते दुपट्टे को फाड़कर उसके हाथ पीछे चेयर से बांधे। पाँव बांधकर वो उसके सामने रखी दूसरी चेयर पर आईना रखने लगा। कमिश्नर दहशत ज़दा सा आईने के सामने बंधा बैठा आंखें फैलाए ये सब देख रहा था, जबकि उसके सामने आईना रखा गया था और वो ख्वास फाँकता था कि क्या करने वाला है ये उसके साथ। आईना रखकर साई ने मुंह से हंजर निकाला और अपने लब साफ किए। आईने में दिखी कमिश्नर की आंखें खुद पर देखता वो हंसा। जिस लड़की को उठाकर लाए थे उसकी जगह तुम्हारी बेटी को उठाकर कोई ले जाता तो? उसके घुटने पर खून आलूदा अपना बूट रखते वो पूछने लगा, जबकि खुद पूरा किसाई का रूप ले चुका था। कमिश्नर के आंसू बहने लगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा बीस्ट, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारी माफ़ी किस काम की? तुमने अलवी विला से अपने ऑफिसर्स हटाकर उस आशियाने को वीराने में बदल दिया, क्यों? उसकी आंखों में झांकना चाहता था, जबकि कमिश्नर खौफ से उसकी आंखों में देख नहीं पा रहा था। क्योंकि उस एसपी ने मेरे हुक्म को खातर में न लाते वही किया जो मेरे खिलाफ था। तुम्हारे खिलाफ था या जुर्म के खिलाफ? नहीं, कुछ नहीं, कोई बुरा गुनाह हम नहीं कर रहे थे। सूखी सैलरी लेता है, मैंने उससे कहा था हमारा साथ दो, हम तुम्हें माँ के 50 लाख 70 लाख देंगे हफ्ते का अलग, और उसने इनकार कर दिया। ठीक, फिर तुम सब ने उसके खिलाफ जंग लड़नी शुरू कर दी। पहले उसे नौकरी से निकालने के लिए बड़े पापड़ बेले, पर वहाँ उसका साफ रिकॉर्ड काम आ गया और तुम लोग नाकाम हो गए। फिर उसके बाप को कॉल्स करके टॉर्चर किया नौकरी छुड़वाने के लिए, पर वो नहीं माना। और उस पर टैक्स हरासमेंट, क्या यही होता है पुलिस डिपार्टमेंट में अपने ही ऑफिसर्स के साथ? खुद रखवाले होकर इज्जत से खेलना, अपनी औलाद को हायर स्टडी, सेल्फ डिफेंस, सोशल प्रोटेक्शन और दूसरों की इज्जत पर कुत्ते वाली नज़र रखना कि ये जाति औरत नवाला बनकर मुंह में आए, यही सोचते राल टपकाते रहते हो ना? तुम अब धोखा कर रहे हो बीस्ट। कमिश्नर उसकी बातें सुनकर चीख उठा। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं धोखे के मायने समझा देता और अमल भी करवा देता, पर खैर। उससे कहते साथ ही कमिश्नर के नीचे लब को चिपटी में चिपकाया और उसकी बाजू के नज़दीक से खंजर रखकर काटना हुआ उसकी खौफनाक शक्ल देखा। कमिश्नर की दिल दहला देने वाली चीखें अरूज पर थीं, जबकि आईने में उसका भयानक रूप सामने था जहाँ लंबे दांत दिखाई दे रहे थे। साय देखकर खुश हुआ और ऊपरी लब को पकड़कर खींचा। माफ बीस्ट। उससे बोला नहीं जा रहा था, जबकि अब सफ़ेद गोश्त की जगह सुर्ख लहू उबल कर बाहर निकल रहा था और दर्द से उसकी चीखें घुड़घुड़ में
بدل گئی تھیں۔ بہت اچھا کیا اتنا دور اور ویرانے میں بنگلہ لینے کا۔ وہ کہکا لگا تھا اس کے دوسرے لب کو کاٹ گیا، جبکہ اب صرف اس کے برے دانت اور خوفناک کھلا منہ دکھائی دے رہا تھا جو عام انسان دیکھتے اس کا دل پھٹ جائے۔ دہشت خوف سے سائر نے آئینے میں اس کی شکل دیکھتے ہوئے سر ہلایا اور اپنے خون سے بھیگے ہاتھ اس کے گون سے صاف کیے۔ جب تک ہوش رہتا ہے دیکھتے رہو اپنی شکل، کہ کتنے بھیانک ہو تم۔ خنجر بیلٹ میں لگاتے ہوئے وہ گن کی گولیاں نکال کر آئینے کے سامنے چیئر پر رکھ چکا تھا اور اس کے موبائل کو اٹھا کر برہان کے نمبر پر مس کال دی۔ لڑاؤ اپنا دماغ ایس پی۔ موبائل وہیں پھینک کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نہیں ملا، کہاں چلا گیا؟ کوئی اندازہ نہیں؟ داد اپنی پوری ٹیم کے ساتھ 20 کے ساتھ سامان کے اڈے کو خالی دیکھ کر بھی بھر گیا تھا۔ ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے، وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ شہریار نے ہمت بندھائی۔ ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ اس سے کمشنر کے سب لوگوں کو مار دیا ہے۔ اب ہم کیسے معلوم کروائیں کہ کمشنر کہاں ہے؟ تمہیں معلوم ہے ہمیں صرف اس کا پتہ ہے کہ زمان سے ملا ہوا ہے، اور اسے ضرور معلوم ہوگا زمان کہاں ہے۔ اس کی بیٹی کے پاس نہیں، وہ صرف افواہ، ایک جھوٹ تھا۔ داد غصے سے بولا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کمشنر سے نظر ہٹا کر 20 پر فوکس کر دینا چاہیے، کیونکہ وہی صرف ہمیں قہر زمان تک پہنچا سکتا ہے، باقی کوئی نہیں۔ شہریار کی بات میں دم تھا، پر 20 بھی ملے تب نہ، وہ بیچ میں ایسا دھوکہ دے گا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ اور وہ کہاں ہے؟ چپ تھے لہجے میں پوچھا۔ مل جائے گا، ہمارے آفیسرز کی تلاش جاری ہے۔ اس کی بات پر الف گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ الف نورل۔ شہریار کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اسے ایکسکیوز کر کے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ لب بھینچے ہر وہ جگہ چیک کر رہا تھا جہاں 20 کی موجودگی یقیناً تھی، پر وہ یقین کی حدود سے نکل چکا تھا۔ اپنے آپ ہی سب کچھ کر رہا تھا۔ ہاں، اس کے لیے مشکل کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ الف انڈر ورلڈ کا ایک اہم فرد تھا، اور وہاں 20 کی غیر موجودگی کی ہلچل مچی ہوئی تھی جسے غزل سنبھال بیٹھا تھا سارے گینگ کو۔ الف یہاں سے بھی ناکام ہو گیا تھا۔ 20 تمہارا سیکرٹ سروس اتنے سالوں کا ساتھ ہے، یوں ایک منٹ میں توڑ رہے ہو؟ وہ دکھ سے سوچتا ہوا گاڑی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا کراچی کی حدود سے نکل چکا تھا۔ کین آئی کم ان سیٹ؟ وہ دروازہ کھولے اندر فلائٹ میں داخل ہوتی مسکرا کر بولی۔ اس کے پیچھے رومیو اس کے انداز سے مسکراتا ہوا آیا۔ تم آلریڈی اندر آ چکی ہو۔ سیٹ بلیک لانگ کوٹ بلیک گلاسز پہنے لیڈی باس کو اندر آتے دیکھ کر غصے سے بولا۔ گریٹ، میں تمہاری آئی سیٹ چیک کر رہی تھی، وہ کہتی ہوئی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی۔ سیٹ نے اس کے بیٹے پر گلاس لبوں سے ہٹا کر اپنے پاس بیٹھی لڑکیوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتی چلی گئی، تب وہ اس کی جانب متوجہ ہوا، جبکہ نظریں رومیو پہ تھی جو بے تکلف سامنے سے انگور اور لیگ پیس اٹھا کر کھا رہا تھا۔ تمہاری یہاں آنے کی وجہ لیڈی باس، یہ تمہارا پاکستان نہیں، تم جانتی ہو یہاں تمہاری حکومت نہیں۔ ہاں سیٹ، حکومت نہیں ہماری، وحشت ہے جو پوری دنیا پر چھائی ہے۔ ملک ممالک گننا چھوڑ دو۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس سے کونی صوفے کی بیک سے ٹکائی۔ بادام سے فل منہ بھرے رومیو اسے دیکھتا دل پر ہاتھ رکھ گیا جو دھک دھک کر رہا تھا۔ آہ یار، کتنے دن ہو گئے چلغوزے نہیں کھائے۔ وہ دوسری طرف چلغو سے دیکھ کر تڑپ کر ان سے مٹھیاں بھر کر اپنی جیبیں بھرنے لگا۔ کام کی بات کرو۔ وہ غصے سے بولا۔ پاکستان کیوں آئے تھے؟ رومیو کو مزید مٹھیاں بھر کر اپنا رومال باندھتے دیکھ کر اس سے بوٹ کا منہ ٹیبل کی ایک سائڈ مارا کہ ٹھاک کے ساتھ وہ ایک جانب گری۔ رومیو پھر سے ہڑبڑا گئے۔ ٹیبل سمیت سب کچھ اب نیچے پڑا تھا اور رومیو خونخوار نظروں سے مسکان کو گھور رہا تھا۔ جواب نہیں دیا۔ سیر کو پہلو بدلتے دیکھ کر وہ بیلٹ سے کر نکالتی بولی۔ دیکھو مسی لیڈی باس، میں وہاں کام سے آیا تھا، اس لڑکی کے ریپ کا مجھ پر الزام لگایا ہے تمہاری گینگ نے۔ اوکے، وہ مان کر سر ہلا گئی اور اپنے کوٹ سے ایک لفافہ نکال کر اس کی گود میں پھینکا۔ سیٹ نے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے لفافہ اٹھایا اور اسے کھولتے دیکھا تو اس کی خود کی تصاویر تھی جس میں اس کے چہرے پر ناخن لگے تھے، جبکہ دوسری میں وہ لڑکی روتی ہوئی اس کے گھر سے باہر نکل کر بھاگ رہی تھی۔ سیٹ کی رنگت سرد پڑ گئی۔ یہ کیس تمہارا نہیں، میں اس بارے میں غزل سے بات کروں گا، تم بیچ میں مت آؤ مسی۔ وہ گڑرا کر بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ سیٹ، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، وہ گڑرا کر بولی۔ رومیو کی آنکھوں میں تارے چمک اٹھے جبکہ سیٹ گڑبڑا کر بیٹھا۔ البتہ اب لونچ میں کار چاروں طرف ہتھیاروں لیس آ چکے تھے۔ چلغوزے کھاتے رومیو نے حیرت سے دیکھا اور مسی سرسری نظر ڈال کر سیٹ کی طرف روک کیا۔ تمہارے پاس 100 منٹ ہے، یا تو خود کو گولی مارو یا میرے آگے سر جھکاؤ۔
केस ऊपर लड़ेंगे। जब मुलाकात हुई वो ट्रिगर पर उंगली रख कर बोली और अपना पाँव हिलाने लगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने नहीं किया उसका रेप। मैं क्यों सर झुकाऊं? निकलो अभी, वरना यहाँ से लाश जाएगी तुम्हारी। वो बिफर कर उठ खड़ा हुआ। मुस्कान मुतबस्सिम होकर उसके चमचों को देखती कंधे उचका गई। वो उठी। रोमियो हैरान हुआ। क्या सच में उसकी जूलियट जा रही थी हार मानकर? वेल सी। अपने गुलाबी लबों को मदम से हरकत देकर लॉन्ग वुड की टिक टिक के साथ उससे जाने के लिए रुख मोड़ा। भाई एक। रोमियो शस्त्र सा उसके सुनहरी बाल पुश पर देखता कंधे उचकाकर सेब की इजाज़त लेकर उसके पीछे भागा। जहाँ गार्ड से हथियार नीचे किए वहीं सेठ ने सुकून का सांस लिया और अपना होश तर करते मशरूब का गिलास मुंह से लगाया था कि तभी फिजा में ठाक के साथ उसके पीछे खड़ा गार्ड धड़ाम से नीचे गिरा। आग करते चीख के साथ सेठ के मुंह से गिलास नीचे गिरा और उससे वहशत सदा होकर पीछे पड़े अपने आदमी को देखते सामने देखा तो वो दराज का सुनहरी बालों वाली लड़की उसके देखने पर मुस्कान पास करती सर को दाईं तरफ मखसूस जंबिश थी। बाकी की तुम्हारे लिए, कहने साथ उससे गन को बेल्ट में लगाया। जहाँ रूम में शस्त्र था वहीं फिजा में फायर्स की आवाज़ गूंज उठी। वो कलाबाजी मारती एक से उनका हथियार छीनकर उन पर ही हमलावर होकती उसके गार्ड्स के सर मुंह सीने का निशाना ले रही थी और पिलर के पास खड़ा तेज से हाथ चलाता चलवो से छीलकर मुंह में डाल रहा था। ओ तेरी। भी वो जूलियट के शहर में झगड़ा हुआ था कि एक गार्ड की घूमती हुई लात उसके सर का निशाना लेने लगी। ये तो शुक्र था वो वक्त पर झुक गया, नतीजतन उसके सारे चिलगोजे फर्श पर पड़े थे। साले तेरी आँख, तूने मेरे चिलगोजे ज़ाया कर दिए। उस जख्मी बना धाड़ता उससे कानों को पकड़े सर अपने घुटने पर मार रहा था। पर वो तो सर के थे। घूमते सर के साथ उस गार्ड ने अपने बचाव के लिए हाथ मारते चीख कर कहा। रोमियो चौंक गया। हाँ यार, बात में तो दम है। एकदम उसे छोड़ते हुए अजालत से कहा। गार्ड अपना सर थामता लड़खड़ाने लगा और रोमियो नीचे बैठा चिलगोजे से समेट रहा था। वो अकेली ही मुकाबला कर रही थी। वक्तन फवक्तन उसमें भी नजरें जा रही थीं और वो जानती थी ये उसका बदला है शादी का ना बताने पर, और अगर वो बताती तो वो उससे किडनैप कर लेता ये भी जानती थी। यहाँ आते हुए वो उससे पहले ही बता चुका था कि आज तुम मर जाओगी और एसपी बेवा हो जाएगा, क्योंकि अगर मिस्सी किडनैपर की नहीं तो एसपी की भी नहीं होगी। अगर वो चाहता तो सेकंड में खेल खत्म कर सकता था, पर वो अनजान बना रहा, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। अलबत्ता गोलियों से अपना बचाव पूरी तरह कर रहा था। यू। मसलसल घूमते सर को संभालते उस गार्ड ने गन उठाई और रोमियो के सर का निशाना लेने लगा और सरसरी से एक नज़र डालकर वापस नीचे देखने लगा, जबकि उस गार्ड की उंगली ट्रिगर पर भी नहीं पहुंची थी कि उसके कान, मुंह, नाक, आंखों से आहिस्ता से खून की बूंदें नीचे गिरी और साथ ही खुद लहराकर रोमियो के रुमाल में रखे चिलगोजे के ढेर पर गिरा। उस सदमे में उसे देखता रहा। हवा में आती गोली उसके सर को जंबिश देने पर कान के पास से सरसराती हुई पिलर में ठास से लगी और वो होश की दुनिया में लौटा। साले की बदनजर लग गई होगी। बड़बड़ाकर हाथ उससे झाड़े जब नसें मुस्कान की तरफ उठाई तो वो आखिरी बंदे का निशाना ले रही थी। उसे फिर से सदमा लगा उसे जिंदा देखकर। सेठ आवाज भागता सा खड़ा था, जबकि मिस्सी गार्ड के सीने पर अपने बूट में मुकीद पाँव रखे अब उसके सीने का निशाना ले रही थी। अब सेठ, वो चलती हुई सेठ के सामने रुकी। मिस्सी, मैं तुम लोगों की गैंग का हिस्सा रह चुका हूँ। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले उससे गन का रुख उसकी तरफ किया। सेठ कामता लरसता हुआ उसके कदमों में बैठ चुका था। यहाँ साइन करो। उससे पेपर्स पेन कोट से निकाल कर उसके सामने किए। वो हरासा उलझ कर उसे देखने लगा। डरो नहीं, ये बस तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स है कि तुम अपने होशो हवास में रोमियो स्पेन के जूलियट रेस्टोरेंट ऑनर की मौजूदगी में अपनी सारी प्रॉपर्टी अंजिला शफीक के नाम कर रहे हो। वो रोमियो के साथ वहाँ मौजूद 3 लड़कियों के नाम लेती हुई बोली। सेठ के पास कोई चारा नहीं था। अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से सकते उस लड़की के नाम कर किया जिसके साथ उससे ज्यादती की थी। पेपर साइंस करने पर रोमियो ने उठाकर पढ़े तो आंखें छुंदे आ गई। मुझे लगता है नेक्स्ट मुझे इस लड़की को किडनैप करना चाहिए। वो दिल में सोचता हुआ मायने हेजी से मुस्कुराया। मुंह खोलो, उसने ऑर्डर दिया। सेठ आवाज भागता हो गया। क्यों? देखो, मैंने कर दिया सब जो तुमने कहा, अब मुझे जाने दो। वो डरता हुआ हाथ छोड़ गया। मुंह खोलो सेठ, वो चबा कर बोली, पर वह हरासा नफी करने लगा। रोमियो ने उकता कर देखा और अगले ही लम्हे उसकी दोनों उंगलियां उसकी आंखों में मौजूद थीं। जहाँ लौंज में दिल दिला देने वाली चीखें गूंजी थीं वहीं उसका पूरा मुंह खुल गया। रोमियो ने अपनी खून लूटा दोनों उंगलियां आंखों से निकाल कर उसके कपड़ों पर साफ की
और मिस्सी ने मुस्कुराते हुए उसके खुले मुंह में कन का मुंह डालकर ट्रिगर दबा लिया। इस लड़की का घर कहाँ है? बाइक पर बैठते वो सरसरी सा पूछने लगा और मिस्सी उसकी सोच को जानती थी। वो लड़की नहीं, अभी 15 साल की बच्ची है और घर तेरी जैसे हबीज की नज़र से ओझल ही रहे तो बेहतर है। वो रेस देकर उससे पहले वहां से निकली। रोमियो तान पीछे उसके उड़ते बाल देख रहा था और खुद भी उसके पीछे हुआ। मुझसे कोई छुप सका है भला? फिजा में कहका लगाते हुए उससे कहा। मुस्कान जब अपने फ्लैट पहुंची तो वहां अपने आदमी को मौजूद पाकर हैरान रह गई। तुम यहाँ? फ्लैट का डोर अनलॉक करते हुए उससे पूछा। मैं माना पड़ा, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जबकि आप तक सूरत हाल पहुंचाना ज़रूरी थी। वो उसके पीछे मोहतब सा अंदर दाखिल होता बोला। बोलो क्या कहना है? सोफे पर बैठकर अपने बूट उतारती हुई वो बोली। पर दूसरे लम्हे उसके हाथ साकित पड़ गई और नसें उसकी जानिब उठी जहाँ वो उसकी गैर मौजूदगी में खूबे हालात सुना रहा था। मैम, आपकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि मैडम आई मीन आपका बच्चा, वो कहर जमान। मुझे अभी इसी वक्त बाग की टिकट चाहिए। मूव बैक फास्ट। वो गुर्रा कर उठी और अपने उतरे बूट वापस पहने। मेरा बच्चा? वो पागलों की तरह बड़बड़ाती हुई अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ गई, जबकि नसों के सामने वो सफ़ेद ब्लैंकेट में दुबकी हुई सोई हुई गुलाबी चेहरे वाली होरू लैन लहराई। साथ ही कानों में ममा गूंजा। सवामी, उसकी क्या हालत होगी? बुरहान के चेहरे के साथ आसिया बेगम, कमाल, नूरुलैन सबके चेहरे लहराए। उससे लगा वो तैश में पागल हो जाएगी। सुनहरी आंखों में लहू सा उतर आया और वो ज़रूरी चीज़ें समेट रही थी। ब्रीफकेस उठाकर उससे फ्लैट लॉक किया कि पीछे ही रोमियो को खड़ा पाया। तुम पाकिस्तान जा रही हो? वह हैरान सा पूछने लगा। मिस्सी ने खामोशी से सर हिलाया, अलबत्ता उसकी आंखों पर ग्लासेस थे जिनसे वहशत देखना नामुमकिन में से था। पर मेरे रेस्टोरेंट में अभी लोग बैठे हैं। वो सदमे से बोला। तुम ज़्यादा बकवास करते अच्छे नहीं लगते बिल। आहा रोमियो। उससे मुस्कुराते हुए कुछ सर्द नसों से घूरा कि वो लब भींच कर वहाँ से निकली। वैसे मेरी अम्मा ने भी यही कहा था। वो पीछे आता हुआ बोला। तुम्हारे चिलगोज से ख़त्म हो गए? अपनी गाड़ी में ब्रीफकेस रखती वो उसकी तरफ मतवज्जा हुई जो खुद बैठने के लिए डोर खोल रहा था। हाँ यार, वही। नजरें बद लग गई उससे आगे अंडे की। उसकी तवज्जो बढ़ी कि मिस्सी का घूमता हुआ मुक्का उसके मुंह पर पड़ा, जिस पर वो कराता हुआ आ करके पीछे हुआ और फुर्ती से गाड़ी में बैठी लॉक लगाए वहाँ से निकली। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं जूलियट, धोखा दिया है तुमने 2 दफ़ा मुझे। रुमाल से अपने नाक का खून साफ करते वो बड़बड़ाया और जेब से चिलगोज से निकाल कर खाने लगा। उसे लगा था वो उससे मांगेगी, इससे ही छुपा दिए थे, और उससे क्या मालूम था वो उसे धोखा देगी। अब तो मैं 12 बजे ही आया हूँ। बुरहान गुस्से से रैपर उस अकेले लड़की के सामने करता हुआ बोला। उससे देखा और मायने हेजी से मुस्कुराया। उससे रैपर लेकर वहाँ एक बड़ा डब्बा रखा। बुरहान ने चौंक कर देखा। आपके लिए है। उससे मुस्कुरा कर कहा। बुरहान ने सर हिलाते हुए डब्बा खोला और मजीद चौंक उठा। उसमें रैप्टर मौजूद था। निकाले मत सर अभी। बुरहान निकालने लगा जब वो लड़का बोला और उसके अब्रू उचकाकर देखने पर पीछे की जानिब इशारा दिया। आप ठीक दिन आए हैं। आज यहाँ मीटिंग है उन ऑफिसर्स की जिनका चेहरा आपसे छुपा हुआ है, और ये मैडम की तरफ से आपके लिए तोहफा है। उससे कहा। बुरहान शौक था। सामने बिल्डिंग की एक खिड़की से रोशनी बाहर फूट रही थी। ये रैप्टर उठाकर आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी फुल सपोर्ट मिलेगी। अगर नहीं तो अपना दिमाग इस्तेमाल करें और उन्हें पकड़ें। बुरहान ने वहाँ से नजर हटाकर उसे देखा। अपनी मैडम को मेरा शुक्रिया कहना। वो कहता मोबाइल निकालता वहाँ से बबल लेकर हटा। उस लड़की ने कंधा उचकाकर रैप्टर वापस रख लिया। उससे एक मैसेज और लोकेशन अपने रिपोर्टर दोस्त को सेंड करते उसका ओके बॉस वाला मैसेज वसूलते मुस्कुराया। दोबारा उससे कॉल मिलाई और एएसपी को फोर्स समेत यहाँ पहुँचने का हुक्म दिया। ये सब करके उससे पीछे मुड़कर देखा तो 20 की गैंग का लड़का उसके देखने पर ऑल द बेस्ट कहा। बुरहान मदम सा मुस्कुराया और अपनी हथेली में पड़े बबल को देखा। तुम्हारे बबल भी तुम्हारी तरह अनोखे हैं। वो हंसा था जिसका अंदाज़ा उससे खुद नहीं हुआ, अलबत्ता नमी उसकी आंखों में फ़ौरन महसूस कर ली। ये तुम रात रात को ड्यूटी करना कब छोड़ोगे? दूसरे ऑफिसर्स तो आराम से पड़े होते हैं और तुम इतनी बड़ी रैंक पर होने के बावजूद सिपाही की तरह गलियों में घूमते रहते हो। उससे कानों में गुस्से भरी आवाज़ गूंजी। वो नमी खुद आंसू की सूरत लेते उसकी हल्की हल्की शेव में छुप गए। आज अब वो फ़र्क देख लें आप, घर में आराम करने वालों और मुझ में। काश मैं आपको अब जो होने वाला है दिखा पाता तो ज़रूर आपको और अम्मी को मुझ पर फ़ख्र होता। वो सोचता मुस्कुराता हुआ उस बिल्डिंग की समेत बढ़ा। पुरानी बुलंद इमारत, कदावर दरख्त, ये शहर की सुनसान जगह थी जहाँ लोग कम ही आबाद थे।
गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। शायद उन्हें यकीन था कि उन तक कोई नहीं पहुंच सकेगा, पर वो अनजान थे कि यहाँ मिस्सी रहती है। सबकी नज़रों में तो धूल झोंक सकते थे, पर पीस की टीम की आंखों में नहीं। बुरहान को ये मानते कोई आड़ महसूस नहीं हो रही थी। वो अभी गेट के पास पहुंचा था कि पीछे कदमों की आवाज़ पर मुड़ा, जहाँ दूर कई गाड़ियाँ रुकी थीं, जबकि उसका दोस्त पूरी टीम के साथ आ रहा था। बुरहान सफ़र को देखकर मुस्कुराया, तब उससे फ्लाइंग किस पास की। बुरहान हंस पड़ा उसके जोश पर, और दूसरी तरफ अपनी लेडी बॉस के शोहर को किस करते उस रिपोर्टर को देखते मुस्कान का आदमी मुठियाँ भींच गया। उससे सोच लिया था ये सीन ज़रूर मिस्सी बॉस तक पहुंचाएगा। वो सब अलग अलग होते हुए उस बिल्डिंग में दाखिल हुए। छोटे छोटे रूम्स पर बनी ये बिल्डिंग 7 मंजिला इमारत थी। सर, आगे पहरा है। एएसपी ने रिपोर्टर को समझाते हुए बुरहान को मुखातिब किया। वो आगे बढ़ा और उस जगह को देखा तो सही में आगे हथियार लेस आदमी खड़े थे। ऐसा करो, तुम लोग यहीं रुको, जब मैं मैसेज करूं तब आना। बुरहान सफ़र लोगों से कहता बिल्डिंग को देखने लगा, जहाँ आगे कैमरे भी लगे थे। उन्हें हुक्म देते बुरहान ने उस इमारत को देखा जहाँ से बगैर उनकी नज़रों में आए वहाँ पहुँचना था, और अगर यहाँ जाता तो ज़रूर अलर्ट हो जाते। बाहर आओ। वो कहता वहाँ से निकला और बाहर आकर एएसपी को इशारे दिए ऊपर चढ़ने के। वो मुस्कुरा दिए। जफ़र, तुम सब यहीं रुको। एएसपी सगीर, जब तुम ऊपर जाकर स्विच ऑफ कर देना, और जब अंधेरा हो जाए तो सबको सेकंड्स में ऊपर जाकर हाथमा करना है। अंडरस्टैंड ऑफिसर्स? यस सर। वो आहिस्ता से बोले, और बुरहान की इजाज़त मिलने पर सगीर ऊपर चढ़ गया, और फिर कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग में अंधेरा छा गया। वो जल्दी से अंदर बढ़े तो कुछ पाइप के वसीले ऊपर चढ़े। बुरहान अंदर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, और अंधेरे में वो बगैर हथियार ये अपने हाथों का हुनर दिखाता। मजबूत हाथ से मुंह बंद किए उन्हें गिराते गए। मज़ीद ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते उससे पीछे सफ़र को मैसेज किया, जिसे पढ़कर वो अपनी टीम के साथ अंदर बढ़े। सर, यहाँ तो बहुत कुछ मौजूद है। एएसआई ने बुरहान को मुखातिब किया, और उसकी तरफ मतवज्जा हुआ तो नजरें वहीं रखी पेटियों पर पड़ी। ग्लव्स हैं? उसने एक ऑफिसर से पूछा। उससे फ़ौरन अपने ग्लव्स उतार कर दिए, जिन्हें पहनते बुरहान ने वो पेटियां खोली। ये हथियार हैं सर। वो शस्त्र बोले, और वहाँ रूम में रखी दूसरी पेटियों को देखा। शुरू हो जाओ जफ़र। वो मायने हेजी से मुस्कुराता हुआ बोला, और मैसेज एएसपी को किया, जिससे पढ़ते स्विच ऑन किया। बल्ब की रोशनी हर तरफ बिखर गई, और वो सब अपना फ़र्ज निभाने लगे। रिपोर्टर, एंकर सारे रूम की हालत दुनिया के सामने रखने लगे, जबकि कैमरा थामे एक लड़का और माइक पकड़े सफ़र बुरहान के पीछे थे। जी तो नाजरीन, यहाँ मौजूद हैं हमारे मुल्क के बड़े बड़े बाइज़्ज़त और बाएहतराम शख्सियात। रूम में अचानक दाखिल होते कैमरे का रुख सामने करते सफ़र वहाँ मौजूद ऑफिसर्स को देखता हुआ बोला, एसएसपी बुरहान अलवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जफ़र को न्यूज़ करते देखकर गुस्से से दाढ़े और मुंह के आगे हाथ रख दिए। एक ईमानदार ऑफिसर की हिम्मत का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते सर। आप अपना बंटवारे का शुगल जारी रखें। उस सामने मौजूद टेबल पर रखे बैग की तरफ इशारा देता बोला, जो पैसों से भरा हुआ था। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो वहाँ से भागने के लिए बाहर निकलते हुए बोले, पर आहा करता बुरहान बीच में ही आ गया। छोड़िएगा बाद में, पहले इस वक्त खुद को छुड़वाइए सर। ऑफिसर्स, अरेस्ट हिम। उससे कराहट लहजे में ऑर्डर दिया, जिस पर फौरी अमल किया गया। जबकि टीवी चैनल्स पर न्यूज़ सुनते बिल्डिंग के बाहर कई न्यूज़ रिपोर्टर्स, एंकर्स गाड़ियाँ भरकर पहुंच चुके थे। बिल्डिंग में हलचल मच गई। चीखें, दाड़ें और सीनियर ऑफिसर्स की धमकियाँ अरूज पर थीं, जिन्हें सफ़र अपने न्यूज़ चैनल की सीरत बना रहा था। और बुरहान एंकर्स, रिपोर्टर्स में घिरा हुआ बता रहा था कि सब ऑफिसर्स एक जैसे नहीं होते। कोई अपना ईमान बेचकर खाता है तो कोई हलाल अपने हक का। आप सब देख रहे हैं, यहाँ आज जो अपने ही मुल्क के छुपे जड़ें काटते हुए दुश्मन सामने आए हैं, वहीं उन्हें सामने लाने वाले भी हम ही हैं। तो मेहरबानी होगी, सबको एक ही तराजू में मत तोलिए। आपके अल्फाज बहुत कीमती हैं, उनसे किसी की दिल आज़ारी मत करें, बल्कि सच और हक का फैसला करें, इंसाफ मांगें, खुद के लिए, अपने प्यारों के लिए। आज आपकी खामोशी कल मुल्क की खामोशी बनेगी, और ऐसे ही केसेस सामने आते रहेंगे। फिर बदनाम वही सिंध पुलिस है। हम आप जैसे ऑफिसर्स को सैल्यूट करते हैं सर। वाकई मुल्क में आप जैसे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, जो अपनी बेटी हॉस्पिटल में छोड़े माँ बाप के मर्डर होने के बावजूद इस वक्त जान पर खेलकर अपनी ड्यूटी को सबसे आगे रख रहे हैं। हम ऐसे जांबाज ऑफिसर्स की इज्जत करते हैं सर। एक एंकर ने कहते साथ बुरहान और उसके पीछे खड़े उसके ऑफिसर्स को सैल्यूट किया। हम अपने हक, अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाएंगे, ऐसे दरिंदों को सजा दिलवाएंगे। वहाँ मौजूद लोग नारे बुलंद करने लगे।
लोग हैरत से देख रहे थे। ये तो वही एसपी था जिसके अभी कल ही रात माँ बाप मारे गए थे। उसकी बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और खुद अपनी ड्यूटी निभा रहा था वो। हैरत की बात थी, उसकी वर्दी पर अभी भी उसके माँ बाप का खून लगा हुआ था। पर सर, सुनने में आया है कमिश्नर भी इस सब में मुलविस है, जैसा कि अभी एक ऑफिसर के मुंह से सुना, जो नाजरीन भी सुन चुके हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमिश्नर तो आउट ऑफ कंट्री हैं। रिपोर्टर की भीड़ से सवाल उठा। वो आउट ऑफ कंट्री नहीं, रोपोश हैं। उन्होंने रीऑर्डर्स देकर मेरे घर से सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाया। वो दहशतगर्द से मिले हुए हैं, जिनके सबूत बहुत जल्द आपको मिलेंगे। और ये सच है, हमने अभी सुना कि ब्लैक मनी में उनका हिस्सा भी निकाला गया है। मैं पूछता हूँ, क्यों? आखिर कब तक मासूमों के खून चूसकर हराम खाते रहेंगे? कब तक गुनाह बढ़ाकर उन पर रुपए वसूलते रहेंगे? बंद करें ये सब, इंसाफ दें अपनी आवाम को। हम उनके मुहाफिज हैं। ये हमारी औलाद जैसी है। जैसे एक बाप अपने बच्चों का मुहाफिज होता है, उन्हें सर्द गर्म हवाओं से बचाता है, वैसे ही हम अपनी आवाम के रखवाले मुहाफिज हैं। फिर क्यों हमने उन पर ही जुल्म ढाना शुरू कर दिया है? क्या ये हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं? क्या अपने बच्चों पर हुए जुल्म पे दूसरी पार्टी से तगड़ी रकम वसूल करेंगे? उनकी एफआईआर झूठी करके उस बेगुनाह पर ही केस करवा सकते हैं। सुर्ख आंखें गुस्से से वो कह रहा था। माहौल में सुकूत छा गया। इंशाल्लाह कमिश्नर जल्दी यहाँ आकर हमारे सवालात के जवाब देंगे, जो आपको अपने हक के लिए उठाने हैं। वो काफी कुछ कहता लोगों के दिल धड़का रहा था। मेरी आखिरी बात याद रखें, रोने या आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। कदम बढ़ाएं, अपने हम आपके साथ हैं। ये हाथ पैर रब ने सिर्फ सजावट के लिए नहीं दिए, अपने हक के लिए लड़े। एएसआई के पास जाएं, वहाँ से कुछ ना हो तो सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, आईजी तक जाना पड़े तो जाएं। खुद को कमज़ोर मत समझें, क्योंकि खामोशी जुल्म की हम शरीक है। अपनी भारी सहरंगेज आवाज़ में कहता कितनों की आंखें चमका गया और कितनों की हिम्मत बंधाई कि हर तरफ नाकामी नहीं होती, इंसाफ अब की राह में है। घर बैठे मिलता नहीं तो खुद उस राह पर चलकर हासिल करें, पर खामोश ना रहें। वो जब वहाँ से निकला तो सामने मौजूद मुस्कान का आदमी उसे देखकर सलूट करने लगा। बुरहान मुस्कुराया और अपनी गाड़ी में बैठा। उसे ज़रूरत नहीं थी किसी दूसरे हथियार को उठाने की। उसके पास उसके हथियार मौजूद थे जिससे वो बेखौफ लड़ सकता था। वो गाड़ी में बैठा ही था जब उसके मोबाइल पर मिस कॉल आई। कौन हो सकता है? अल्लाह खैर। अपनी बेटी को याद करते उसे धड़कते दिल से मोबाइल निकाला तो कोई अननोन नंबर था, जिससे फ़ौरन ट्रैक किया। लोकेशन मरी के एक बंगले की, जबकि नंबर कमिश्नर का था। हेलो अरमान, फेरी की तबीयत कैसी है? उससे अरमान का नंबर डायल करते हुए उसके पिकअप करने पर पूछा। सर, अभी कोई उम्मीद नहीं दिलाई, बट इंशाल्लाह हमें यकीन है वो जल्द ठीक हो जाएंगी। वो अपने सर से काफ़ी इम्प्रेस था और आज की बातों ने उसका दिल जीत लिया था। उसके दिल से दुआ आई कि अल्लाह ने चाहा तो वो हमेशा अपने सर का गार्ड बनकर रहेगा। इंशाल्लाह। अच्छा अरमान, मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। मेरी बेटी का ख्याल रखना। कोई भी इमरजेंसी हो तो फ़ौरन मुझसे रब्ता करना। वो कहता उसकी चीज़ सर ओके सुनता कॉल डिस्कनेक्ट कर गया। उसे कमिश्नर से अपने हिसाब लेने थे, अपनी बर्बादी का, जिससे उसकी बेटी को मौत के करीब, उसकी कज़न्स को दरिंदों के हवाले, जबकि उसके माँ बाप को छीन लिया था हमेशा के लिए। उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता था। गाड़ी हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में रोकते वो अंदर बढ़ा और दूसरी तरफ से सबको धूल झोंक कर वहाँ से निकला। वो ना अपनी गाड़ी ले रहा था, ना ही कोई लोकेशन शो करनी थी। तभी मोबाइल लॉक कर दिया और लोकल ट्रांसपोर्ट को अहमियत दी। खुर उसके दुखते हलक से भारी जख्मों पर हराशी डालती सरगोशी हलक से बरामद हुई। आंसू बाहर आने को मचल रहे थे, पर आंखों का चिपक जाना भी हैसियतनाक था। उसका सजा सरापा पोर पोर जख्म बन चुका था, जबकि वजूद से टीसें उठ रही थी। मामा! वो ज़मीन पर हाथ मारती करवट बदलने के लिए कोशिश करने लगी, पर नाकाम हो गई। टीसें इस कदर जानलेवा थीं कि उसके मुंह से सिसकियाँ निकल गईं। उससे अपनी बहन की फिक्र सताने लगी। पता नहीं क्या करेंगे उसकी मासूम बहन के साथ वो। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक। वो अपने हलक से कुछ नहीं कह पा रही थी। ज़मीन पर सीधी पड़ी सिसक कर बेआवाज़ बेआंसू रोने लगी। वो उसे पुकारने लगी और ज़रा सी कोशिश की, लगा जैसे हलक में किसी ने हंजर घोंप दिया हो। क्या उन हैवानों ने उसके गले में इससे गर्म मादा उंडेला था कि वो जख्मी होकर कुछ बोल ना सके? खूर! एक बार फिर उसने कोशिश की और वो नाकाम नहीं हुई। मदम भारी गम के साथ उसकी सरगोशी निकली और वो दर्द से तड़प कर चीखने के लिए मचलने लगी।
पापा हमें बचा ले, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये अंधेरा, ये अज़ियतें, ये वहशतें। कोई तो हमारी मदद करे, कोई तो हमें यहाँ से निकाले। या अल्लाह, आपके पास इतनी सी गलती की ये सज़ा मिलती है, या ये दुनिया ही दरिंदगी का घर बन चुकी है। वो दिल ही दिल में रोती अपने हलक से थूक नहीं निकल पा रही थी, जबकि प्यास से उसका पूरा वजूद नाकारा हो गया था। वो तड़प रही थी पानी के लिए, पर वो कह नहीं सकती थी, ना ही पी सकती थी। ये कितना अच्छा है ना। वो स्लीवलेस सफ़ेद ब्राइडल गाउन में बालों का जूड़ा बनाए सोफे पर बैठी थी। हाँ, और तुमने पहना है तो और भी खूबसूरत हो गया है। जमान पास बैठा हुआ बोला, निकाह हो जाएगा ना तो मैं नूरुलैन को दिखाऊंगी। वो मुस्कुराई और कौन की जाली पर हाथ फेरती महसूस करके मुस्कुराई। सामने बैठा वो लो देती नजरों से उसके वजूद के खदो खाल में खोया हुआ था। फ्लाइट का वक्त हो रहा है, ये मौलवी अभी तक क्यों नहीं लाया? गुस्से से उड़ाते जमान ने दरवाजे के समेत देखा। निकाह? किसका निकाह? नूर सुनती वहशत सदा सी हो गई। उसकी बहन का तो पहले ही निकाह हो चुका था, फिर क्या ये हैवान उससे निकाह कर रहा था? और हूर की खुश होती खामोश है, या वो इस निकाह से खुश हो रही है, ये कुछ और बात है। पर वो नहीं जानती थी उस पर रब साईं की रहमत बरसी है, जो वो जुदाई की अज़ियत से आज़ाद होती अपनी मस्ती में मगन थी। अगर ये होश और हवास में होती तो ज़रूर उसका दिल फट सकता था अपने आलम की दूरी पर। ज़रूर उसकी सांसें बंद हो जाती उन हैवानों के कब्जे में खुद को पाकर। ये मत करो मेरी बहन के साथ हैवान। वो अपने हलक की परवाह किए बगैर पूरी कुव्वत से चिल्लाकर बोली और उठकर बैठी तड़प उठी। मामा! उसे सिसकते अपने गले को थामा और आंखें जोर देकर अपनी बहन को बचाने के लिए हर दर्द की परवाह किए बगैर खींची अपनी आंखें खोलने लगी थी। नूर! वो ने चौंक कर उसकी चीख के समय देखा, पर वो अंधेरी की ऐसे शहजादी क्या देखती कि उजालों में क्या क़यामतें ढाई जा रही हैं। नूर दर्द से निढाल होती, मज़ीद कुछ भी कहने की हिम्मत न पाती, ज़मीन पर सर टिकाए हिचकियाँ खाते हुए सर पीटने लगी। अल्लाह, मेरी बहन को बचा लो, या अल्लाह, इसके बदले मुझे मार दे, उनके हवाले कर दे, मेरी बहन को बचा ले। वो रोती हुई दिल में अल्लाह से मुआदी हुई सर ज़मीन पर पीट रही थी, और दूसरी तरफ जमान जो पहले से ही बिफरा बैठा था नूर की हरकत पर कहर भरी नजरों से घूरा। वो चलता हुआ उसके पास आया, और जब जोर से नूर ने सर ज़मीन पर मारना चाहा तो वो सीधा जमान के स्याह बूट पर लगा। वो चौंकी और हाथों से उसके पाँव को टटोला। अल्लाह के वास्ते मेरी बहन को छोड़ दो, उसके बदले मेरे साथ जो आए कर लो। मेरी मासूम बहन को छोड़ दो, जाने दो उसे, उससे क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? वो पूरी कुव्वत जमा किए बोल रही थी, जबकि मुंह गर्म पानी से बड़े छाले फट गए और उनका दर्द बर्दाश्त करते दिमाग सनसना उठा। कसूर नहीं, उसकी खुशकिस्मती है, वो मेरी ब्लाइंड ब्यूटी है। तुम फिक्र मत करो बेबी, उसे मैं दुनिया की हर खुशी दूंगा। उसे दिमागी तवाज़ुन खोकर मुझे जितनी खुशी दी है उससे भरकर दूंगा उसे खुशियाँ। और रही तुम्हारी बात, वो कहकर लगा उठा, जबकि दिमागी तवाज़ुन का सुनते नूर बेजान हो गई। अंदर जैसे वो मरने लगी। तुम्हें तो उसके पास भेज रहा हूँ जिसके पास हैवान भी तौबा करता है। बहुत जल्द तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी क्या है। वो कहकर उसके सर को ठोकर रसीद करता उसे गिड़गिड़ाते सिसकते छोड़कर वहां से हटा। बख्श दो सालिम, मेरी बहन मासूम है, अल्लाह का कहर पड़ेगा तुम पर, मेरे मालिक का कहर तुम्हें देखा नहीं है। साहिर तुम्हें जलाएगा, उसकी आग में तुम जलोगे, उसकी आग तुम लोगों को जलाएगी, जलकर मरोगे तुम हैवानों। वो पीछे गिरी चीख चीख कर कह रही थी, जिसे सुनकर हुरलैन खुद में सिमट गई। ये मेरी बहन रो क्यों रही है? उसे क्या हुआ है? वो हूर सी बनी बैठी अपनी बहन की लहू लुहाना हालत से अनजान, पर उसके लहजे उसकी तकलीफ पर तड़प उठी थी। कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, तुम अपना मूड ठीक करो, ऐसे किसी के लिए परेशान नहीं होते, समझाया है ना मैंने। उसके जबड़े को पकड़कर चेहरा ऊंचा करते वो हुर्रा कर बोला। डुबडुबाती आंखों से हूर ने फौरन सर हिलाया। हाँ, उसे कुछ देर पहले अपने निकाह और कुछ बातें समझाई थी कि वो सिर्फ उसकी है, उसकी रहेगी, शहजादा नहीं होता, और ऐसे अपने होने वाले शहजादे के सामने किसी के लिए परेशान नहीं होते। वो क्या समझती, खामोशी से सर हिला गई। सर, मौलवी को लेकर उसका आदमी अंदर दाखिल हुआ। कहाँ मर गए थे? तुम्हें मालूम नहीं निकलना है यहाँ से? चटाक के साथ उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए दाड़ा। सॉरी सर, कुछ देर हो गई। उससे माजरत की जब जमान ने मौलवी को अंदर दाखिल होने के लिए कहा, और मौलवी परेशान से सोफे पर बैठी सफ़ेद लिबास में हूर को देखते दूर एक कोने में तड़पती रोती पड़ी सुर्ख लहंगे में लड़की को देखने लगा।
آ جاؤ جلدی، وہاں کیا گھور رہے ہو بڈھے؟ سامان اسے وہیں کھڑے دیکھ کر گر جاؤں، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے اس کے آدمی نے آگے کو دھکا دیا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسے ڈرتے ڈرتے کہا، تبھی فضا میں سرسراتی ہوئی سلائنسر لگی، پستل کی گولی اس مولوی کی ٹانگ پر لگی۔ اب اور بکواس کرنی ہے یا سیدھا نکاح پڑھو گے؟ اسے گھسیٹ کر صوفے پر پھینکتے ہوئے بولا، اور خود آ کر ہرولین کے پاس بیٹھا، جو بے چین سی ہوتی بڑبڑا کر دور ہو بیٹھی۔ ایسا لگ رہا تھا کچھ خوفناک ہونے والا تھا، کچھ بھاری آوازیں اس کے کانوں میں ہونے لگی، جیسے کوئی دیو اسے قید کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا ہو، جیسے سرد ہواؤں کا جھونکا اس کے سمیت اٹھ رہا ہو۔ وہ ناسمجھ بچی کی طرح الجھی رونے لگی۔ کوئی آ رہا ہے، خوف زدہ سرگوشی اس کے حلق سے نکلی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی اپنے سر پر رکھی کاٹ کی گن سے ہراساں ہوئے نکاح پڑھوانے لگا۔ کب؟ ٹھا، اس کا بھی جملہ حلق سے مکمل ہو کر نکلا نہیں تھا کہ ٹھا کے ساتھ ایک سرسراتی گولی فضا میں گھومتی مولوی کے سر میں گھس گئی، اور وہ ایک ابکائی دیے باقی کے الفاظ منہ میں رکھے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ آہا! ہرولین کے منہ سے دل خراش چیخیں نکلی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی، پر زمان کی ساکت نظریں سامنے دروازے پر ٹکی تھیں، جس سے نمودار ہوتے وجود کو دیکھتے اس کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ کنگ، آپ یہاں؟ سفید پردے چہرے کے ساتھ زمان نے کہا، اور اس کی آواز پر ہوش میں آتے کنگ نے نظریں اس پر اٹھائیں۔ یہ میری بیوٹی ہے نا، زمان، جسے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا؟ اس سے قدم اندر رکھنے سے سارے سیافام گارڈز جدید لیس ہتھیار اندر پھیل گئے، جبکہ باقی کے باہر کھڑے تھے پہرا دیتے۔ تمہیں کیا لگا زمان، میں نے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا تھا بیوٹی کی تلاش میں؟ اور بلیک کنگ اندھا ہو کر بیٹھ جائے گا، وہ بھی بیوٹی کے معاملے میں؟ اس کی مغروب بھاری آواز نورولین کے کانوں پر ٹھوکریں بن کر برسنے لگی۔